बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रिफाइन लर्निंग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हम इसके कुछ बेसिक्स, डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए चलते हैं हम अपनी पहली डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस: A rectangular array or a formation of a collections of real numbers say 0 1 2 3 4 7 such as 1 3 4 7 2 0। यहाँ पे वो कह रहा है रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब अरेंजमेंट से निकला है। इसका मतलब होता है नंबर्स को तरतीब देना, रियल नंबर्स को किसी खास अंदाज में लिखना, उनको अरेंज करना, उनको किसी खास तरतीब से लिखना। जैसा कि यहाँ पे जो नंबर है 1 3 4 7 2 0 किसी खास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। एंड देन इनक्लोज बाय अ ब्रैकेट, और फिर हमने इनको किसी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कर देना है। तो जो हमारे पास फॉर्म बनती है, शक्ल बनती है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। हर वो शेप जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ सामने आती है, उसके अंदर रियल नंबर्स को किसी खास तरतीब के साथ लिखा हुआ होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। रियल नंबर्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है, और लेकिन वो करना है एक ख़ास तरतीब के साथ। तो जो शेप बनती है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी कि हमारे पास नंबर्स को अरेंज कैसे करना है हमने। यहाँ देखें, यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1 3 4 7 2 0, ये देखें 1 3 4, ये इस तरह रेंज है। इस तरह की लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। और 1 7 इस तरह रेंज है 3 2 4 0। इस तरह की लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर अरेंज होंगे वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली होंगे। रियल नंबर को हॉरिजेंटली वर्टिकली अरेंज करना और फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर देना, तो जो फॉर्म बनती है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका सिंबल होता है। हमें जब भी कोई क्वेश्चन सामने नज़र आए और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर को हमने अरेंज किया हो, तो हमें फ़ौरन से पता लग जाएगा कि ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की पहचान ही होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को अरेंज किया गया होता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो फ़ौरन से पता लग जाता है कि वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आई होप सो क्लियर होगी। चलते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ। कॉलम्स एंड रोज। अब जो मैट्रिक्स होता है वो कॉलम्स और रोज के मिलने से बनता है। पहले देख लेते हैं कॉलम्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास है 2 0 3 3 1 2 5 -1 1। ये वर्टिकली रेंज है। वर्टिकली होती है इस तरह की लाइन, ठीक है, सीधी लाइन। इस तरह की लाइन में या इस तरह की तरतीब में जो नंबर अरेंज लिखे जाते हैं, जिनको हम इस तरह की वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कॉलम बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर वर्टिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है कि वो तमाम एंट्रीज जो वर्टिकली रिप्रेजेंट की जाती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, C1 C2 एंड C3। इसी तरह रोज़ को देख लेते हैं। रोज़ में हमारे पास है 1 2 0 3 5 4। ये जो एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं इस तरह की तरतीब में, उनको हम रोज़ बोलते हैं। मतलब कि वो तमाम नंबर जो हॉरिजेंटली अरेंज किए जाते हैं, ये लाइन हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, उनको हम रोज़ बोलते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो कॉलम्स और रोज़ के मिलने से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंजमेंट के मिलने से बनता है, और फिर उनके अंदर कॉलम्स और रोज़ कौन सी होती हैं? कॉलम्स होंगे जो वर्टिकली अरेंज किए जाएंगे इस तरह की तरतीब में, और रोज़ होंगी जिनको हम हॉरिजेंटली अरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज। ये जो मैट्रिक्स ए है इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो हॉरिजेंटली जो प्रेजेंट की जा रही हैं, ये वाली 2 1 -1 3 5 4 1 2 0, ये सारी हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक ए के अंदर 3 रोज़ हैं, R1 R2 एंड R3। ये डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। इन सारे डेफिनेशंस का आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज़ है, इसलिए इनको समझ लेना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें क्वेश्चन समझने में आसानी हो। अगली डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर का ताल्लुक भी हमारे पास कॉलम्स और रोज़ के साथ होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड्स ऑर्डर। मतलब के कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो उसका ऑर्डर होते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज़ एंड N कॉलम्स एंड M इज सेड टू बी ऑर्डर M बाय N। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये है मैट्रिक्स M, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 1 और 2, और कॉलम कितने हैं? 1 और 2 और 3। मतलब कि इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और 2 इसकी रोज़ हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। पहले हमने 2 रोज़ को रिप्रेजेंट करना है, फिर हमने कॉलम्स को, ठीक है। यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने उसका ऑर्डर लिखना है, पहले रोज़ को फिर बाय लगाकर n इंटू कॉलम, ठीक है।
इसका ऑर्डर होगा 2/3। कितनी उसके अंदर कॉलम्स और कितनी उसके अंदर रोज है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 और 3, ये तमाम, और 1 2 और 3 ही कॉलम है, 3 ही हमारे पास रोज़ हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। ये 3/3 का मैट्रिक्स होगा, और इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक रो है, आपको नज़र आ रही है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, 1 रो है। सो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/3 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे रोज़ को, फिर सेकंड हम लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पे हम कॉलम को लिखेंगे। होप सो आपको ये डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर होगी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। इसी के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, वो भी हम कुछ देर में सॉल्व करते हैं। पहले हम एक और डेफिनेशन है हमारी वो क्लियर कर लें। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल बी। ये साइन इक्वल का होता है। सिर्फ इफ़ एंड ओनली इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये होगी, मतलब कि दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी भी होगी, और अगर दूसरी हो रही है तो पहली भी होगी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो कॉलम हैं, उन दोनों मैट्रिक्सेस हैं, उन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, मतलब उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं बिल तरतीब नंबर, मतलब के सेम पोजीशन और सेम नंबर। एक कॉलम में अगर एक नंबर की एक पोजीशन सेम है, मतलब अगर फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो सेकंड मैट्रिक्स में भी वो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट पोजीशन पे 1 ही होना चाहिए, नंबर भी सेम, पोजीशन भी सेम। इसकी ना एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है दो मैट्रिक्स ए एंड बी, देखते हैं इक्वल तो ये है, और कैसे हैं इनकी पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। देखते हैं कि इसका ऑर्डर सेम है। इसके अंदर कितनी रोज है, 1 2 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है इसके, और इसके अंदर कितनी रोज है, 1 और 2, कॉलम कितने हैं, 1 और 2, ऑर्डर सेम हो गया, 2 रोज 2 कॉलम्स, दोनों का 2/2 ऑर्डर हो गया। अब क्या इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम है, हम देख लेते हैं इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम है। ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है 1, फर्स्ट रो की फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 1 है, यहाँ भी फर्स्ट रो की फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट रो की सेकंड पोजीशन पे 3 है, और यहाँ भी 3 है, 2 को 1 में ऐड करने से 3 आता है। यहाँ पे सेकंड रो की फर्स्ट पोजीशन पे -4 है, और यहाँ भी सेकंड रो की फर्स्ट पोजीशन पे -4 है, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 है सेकंड रो की, और यहाँ भी 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 है, मतलब कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम होगी। ये होती हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, मतलब पोजीशन सेम, नंबर भी सेम, एलिमेंट भी सेम, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लिहाजा ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। अब ये दूसरे वाला देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे देखें ऑर्डर इसका कितना है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इधर भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ऑर्डर सेम हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो की फर्स्ट पोजीशन पे 2 पड़ा हुआ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे 2 है। सेकंड रो की सेकंड पोजीशन पे 2 है, बट यहाँ पे सेकंड रो की सेकंड पोजीशन पे -2 है। इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं हुई, एक भी सेम नहीं हुई तो नहीं हुई, मतलब कि इसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फर्स्ट हो गई है, सेकंड नहीं हुई, फिर भी ये इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ये भी समझ आ गई होगी कि मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो दिया हुआ है हमें, वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के ना ऑर्डर फाइंड करने हैं। ये मैट्रिक्स नंबर ए है, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से ही पता लग गया होगा कि इसके अंदर कितनी रोज है, 1 एंड 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, लिहाजा इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह है, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1/2 होगा, क्योंकि रो एक है और इसका कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 और 3, और कॉलम कितने हैं, 1, इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा। पहले रोज का बताना होता है, फिर कॉलम्स का बताना होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर होगा 3/2, ठीक है, क्योंकि 3 रो हैं और 2 कॉलम है। अगर आपको रोज़ और कॉलम्स की समझ आ गई है तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी रोज़ है और कितने कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक रो है और एक ही कॉलम है, लिहाजा इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं, 1 2 और 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 और
3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। ये दो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं और ये इक्वल हैं। क्योंकि ये इक्वल हैं तो लिहाजा इनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं ये भी इक्वल होंगी। a+c 0 के इक्वल होगा, a+2 भी -7 के इक्वल होगा और c-1 3 के इक्वल होगा और 4d-6 2d के इक्वल होगा। लिहाजा हम इनको इक्वली लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हम एक एक इक्वेशन को यूज़ करके वैल्यूज़ निकालेंगे और a b c d की। फर्स्ट इक्वेशन में देखें हमें c रिक्वायर्ड है। अब ये c की वैल्यू 4 कहाँ से आई है? ये थर्ड इक्वेशन से आई है। यहाँ से हमने c-1 = 3 थर्ड इक्वेशन ली और c की वैल्यू निकाल ली 4। -1 इधर इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, 4 वैल्यू आ गई। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -4। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में हम लोगों ने a की वैल्यू को यूज़ किया है और b की वैल्यू को निकाल लिया है। अब a की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी, ये वाली वो हमने यहाँ पर पुट की है और +2b = -7। अब ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 7 में से 4 को माइनस किया तो -3 आ गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और जो बड़े नंबर के साथ अलामत होती है वही आती होती है साथ, ठीक है आंसर के। यहाँ पे 2 हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई -3/2। इसी तरह फोर्थ इक्वेशन में हम लोग d 4d-6 = 2d है। तो ये जो d वाले सेम नंबर है ना, सेम वेरिएबल वाले, उनको एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेंगे। अब 4 में से 2 को माइनस किया तो -2 आएगा क्योंकि 4 के साथ -2 है। अब माइनस को माइनस से कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे और 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 6 इधर आके डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6 वाली साइड पे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई और हमने डी फाइंड करना है। तो 2 3 = 6 या फिर दोनों साइडों पे 2 को डिवाइड कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो d की वैल्यू आ जाएगी 3। लो जी हमारे पास a b c d की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको आप लोग चाहो तो इन वाले मैट्रिसेस में पुट भी कर सकते हो। इस वाले मैट्रिसेस में ये जो दो हमें दिए हुए हैं ये वाले, तो ये क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी हमारी सेम आएंगी। होप सो आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी और इस पूरे लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।